नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोरोना हेल्प डेस्क सेवा की हुई शुरुआत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। देश भर के हर जिले में लगेगा कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का टिकैत पर निशाना, कहा हरियाणा और यूपी पर किसान नेता अपना रहे अलग अलग मापदंड। टिकैत ने महामारी को लेकर भी अपनाए अलग मापदंड। अमृतसर में शिवसेना के दफ्तर में हुई मीटिंग। शिवसेना वर्करों को दी गई नियुक्ति। शिवसेना वर्कर हमले में 7 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग। उचाना में राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में की गई जनता की सेवा। नागरिक अस्पताल में कांग्रेस ने बांटा भोजन, कहा समाज सेवा के तौर पर कर रहे हैं काम। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार लड़ाई तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा के देश भर के हर जिले में कोरोना हेल्प डेस्क सेवा संगठन शुरू किया गया है। वहीं हेल्प डेस्क के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। और इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से सेवा संगठन कोरोना हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। कई प्रकार की मुझे प्रेस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से और काफी लोगों के संपर्क में हम इस दौरान रहे हैं, तो मेरे पास भी कई तरह की बातें आई हैं कि कोई ये कहता है कि इस वैक्सीनेशन से नुकसान हो जाएगा, इससे बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी, या कई बार इस तरह की बातें भी आती है कि इससे नपुंसक बन जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी ये बात कही है और मुखर होकर कही है कि जो लोग इस जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अभियान अगर वैक्सीनेशन का है तो वो इस देश में चला है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपरोक्ष रूप से किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हैरत की बात है कि यूपी और हरियाणा को लेकर किसान नेता अलग अलग मापदंड अपना रहे हैं। वहीं धनखड़ ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये भी बताया कि हिसार मेडिकल में ही सीएम मनोहर लाल का कार्यक्रम था और उसी दिन यूपी में भी वहां के सीएम आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम था। लेकिन राकेश टिकैत ने यूपी में सीएम का विरोध ये कहकर जताने से इनकार कर दिया था कि सीएम योगी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं, जबकि उसी दिन हिसार में सीएम मनोहर लाल भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ही कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां क्यों विरोध किया गया। झज्जर जिले के लिए हमने ऑक्सीजन बैंक की यहाँ शुरुआत की है 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ। किसी भी जरूरतमंद को शुरुआती दौर में ये काम आते हैं, जब ज्यादा कम हो जाती है तो फिर तो उसको ऑक्सीजन बाईपैप की जरूरत पड़ती है, बाकी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन शुरुआती दौर में इसकी जरूरत पड़ती है। तो जिस किसी भी अगर रोगी को जरूरत होगी तो हम ये यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। जब उसकी जरूरत समाप्त हो जाएगी तो वापस ले लेंगे, किसी दूसरे को देंगे। तो एक स्थायी तौर पर एक ऑक्सीजन बैंक यहाँ चलेगा। कितने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ उपलब्ध हैं अभी। बाद में हमको और कहीं से मिलेंगे तो और भी जोड़ेंगे। तो उस नाते से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के। और उचाना के नागरिक अस्पताल में भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश बामल के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन बांटा गया। वहीं मौके पर प्रवक्ता रमेश बामल ने कहा कि कांग्रेस किसी राजनीति के तौर पर यह काम नहीं कर रहा है, बल्कि समाज सेवा के तौर पर यह काम किया जा रहा है। मिस्टर रमेश बामल जी जो हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राज्य के, वो उपस्थित हुए हैं। श्री राजीव गांधी माननीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पे उन्होंने यहाँ भोजन का लंगर लगाया है सभी पेशेंट्स एवं स्टाफ के लिए। तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और उनका सेवा भाव और देख के हमें बड़ी खुशी और उत्साहित महसूस हो रहे हैं, ताकि इस तरह की संस्थाएं एनजीओ और भी हमारे बीच आएं और लोगों को मोटिवेट करें और इस महामारी को से लड़ने में हमारी मदद करें। श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है आज, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहा दिया
ये एक पारिवारिक रही है। इंदिरा जी ने अपना खून बहा, देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। राजीव गांधी जी इतने साफ सीधे सरल स्वभाव के हमारे नेता थे, जो हमने एक प्रधानमंत्री खो दिया हमारा। आज उसकी पुण्यतिथि पर हमने भोजन और फलों की व्यवस्था की है हर जगह, हॉस्पिटल में या कहीं और जगह जो कॉलोनी है, बस्ती है, तो आज हमने लंगर लगाया है उनकी पुण्यतिथि। अब बात अमृतसर की करेंगे, जहां पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के दफ्तर में मीटिंग की गई, जिसमें पुराने शिवसेना वर्करों को नई नियुक्ति दी गई है। और बीते दिन शिवसेना के वर्कर बलविंदर शर्मा पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उस पर थाना कद्दू नंगल की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते संजीव पास ने कहा है कि पंजाब प्रधान अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो शिवसेना की तरफ से संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। अमृतसर में क्राइम ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो किसी को भी जरा सी बात पर मारने पर उतर आते हैं। आपको बता दें कि अमृतसर के जहागढ़ में कुछ लड़कों ने महज 1500 रुपए के लिए एक रिक्शे वाले की टांग तोड़कर पैसे छीनकर मौके से फरार हो गए। वहीं पत्रकार से बात करते हुए बलराम ने बताया कि वो एक कंपनी में रिक्शा चलाता है। जब इस बारे में पुलिस से बात की गई तो ड्यूटी ऑफिसर संजीव कुमार ने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मैं काम पर से आया था, 3 मुंडे आए, मोटरसाइकिल से खोने का कोशिश किया, पैसे पूछे, उसे रोकने चाहा तो उसने कृपान खींच के मुझे मार दिया। कितने आदमी थे? 3 बंदे थे। और इसको नाम मालूम है उनके? जानते हो आप कौन है? सर औरों को तो नहीं जानता, एक बंदे का नाम पता, सब जानता हूँ कि वो मर्जी मारने का मुंडा है, उसका नाम डब्बा है। झगड़े कितने कट लगी है? 60 नहीं है, गुज्जी 60 हमारे। पता लगे कि लात में फ्रैक्चर? हाँ नहीं, वो देता डॉक्टर देता, जो आऊगा फिर रिपोर्ट उसका होगा भाई। कास्ट ना जो दिखती है भाई ने दिखती है ना पसंद दिखती है नहीं एक तो भाई ने बाकी नाम लो। हथियार भी कोई बंदे बरामद किया गया जी? नहीं ये फिलहाल नहीं है, कोई नहीं है। बाकी कहते कृपान जी टूट के गई नहीं, मेरे को नहीं कोई भी है अंदर पे SHO साहब जो करनगे फिर कार्रवाई जिदा मुताबिक। झगड़ा होया किहड़ी जगह ते? ये नहीं उधर इन्हों ने जिथे रहिंदे काम करता सी। और खन्ना के एक अस्पताल पर कोरोना पीड़ितों से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा है। वहीं मरीज के परिवार से हर दिन 60,000 रुपए हिसाब से राशि मांगी जा रही है, जबकि मरीज के परिजन पहले ही 5.5 लाख रुपए अस्पताल को दे चुके हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के खिलाफ पहले से ही ज्यादा पैसे में इलाज करने के आरोप में जांच चल रही है। वहीं जब मरीज के परिवार ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बुलाया तो अस्पताल प्रबंधन ने बिना पैसे लिए मरीज को ले जाने को कहा और मौके पर SMO डॉक्टर सतपाल ने कहा कि अस्पताल पर पहले से ही जांच चल रही है और अगर अब कोई शिकायत आएगी तो उसे भी आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ब्रदर दाखिल ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਲਏ ਸੀਗੇ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ? ਜੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਖੰਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, 16-17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬੈਡਸ ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NABH ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਨੋਨ NABH ਹੈ, 12,000, 14,000, 16,000 ICU ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16-18,000 ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਇਨ ਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 60, 70, 80,000, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡੀਕੁਲਸ।
और अमृतसर के कर्म सिंह अस्पताल को सील करने की मांग की गई है। दरअसल ये मांग मृतका के परिजनों ने किया है, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मृतका के बेटे ने बताया है कि उनकी मां कोरोना से उनकी मां की मृत्यु हुई है, बल्कि अस्पताल वालों ने उन्हें मारा है। जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पहले उनकी मां की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव थी, लेकिन बाद में पॉजिटिव कैसे बना दी गई रिपोर्ट, और अगर मृतका को कोरोना था तो उनका शव परिजनों को क्यों नहीं दी जा रही है। मेरे को 10-12 दिन पहले एडमिट हुई थी। पहले मिलिट्री हॉस्पिटल एडमिटेड थी, राइट फ्रॉम द डे 1 L3 लेवल का पेशेंट थी। पहले दिन तो ये बाईपास स्ट्रोक वेंटिलेटर स्ट्रोक से हवे थी। ये पेशेंट पहले दिन तो ही काफी सीरियस चल रहा था। डॉक्टर साहब तरह ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी नहीं हैगी। मेरे हॉस्पिटल अजे भी 1.5-2 दिन का ऑक्सीजन का बफर पिया होया वा। अगर कोई ऐसी कमी होती मेरे होर 5-7 पेशेंट ऑक्सीजन से जो वेंटिलेटर से है उन्होंने भी जरूर कोई इशू आना चाहिए। सर एक्सपायर होने तो पहले बड़ा सोना गलबात खा भी रहे, सामने बैठ भी रहे, सारी गल एकदम इन्होंने इस तरह परेशानी हुई। कोविड का पेशेंट जो है आमतौर पर अभी सब ने देखा है लास्ट 2 मंथ तक वो पेशेंट पूरा कॉन्शियस होता है, वो आम मरीजों तो थोड़ा जा अलग होता है। तो पेशेंट जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बाईपैप की स्कोर से बिल्कुल स्टेबल होंगे थे, बट विदाउट बाईपैप उन्होंने सैचुरेशन एकदम फॉल कर दी थी। तो पेशेंट पिछले 2 दिन तो भी काफी सीरियस चल रहा। बोला सर, बोला कोई नहीं, मैंने बोला ना बंद की हुई थी, तो बोला मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ 90 तक ऑक्सीजन लगाएंगे, 90 तक रखेंगे। तो चुपचाप चलता रहा, वैसे चलता रहा, अभी कितने चलता रहा। तो कल अचानक अब मेरा मिसी बिल्कुल ठीक हो रहा था, बिल्कुल ठीक था, हिस्ट पुछता बात करती थी, खाना खाती थी, सब जानती थी, ये खाना होगा सब बताती थी। तो कल अचानक इन्होंने क्या किया, रात को शाम तक वो बात करती अच्छी थी। शाम को इन्होंने करीबन 10 बजे के करीब इन्होंने वो इसको साथ ये कर रहे थे, इसको मास्क लगा रहे थे। मास्क में जो लगा रहे थे जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं दी थी, खाली ऑक्सीजन लगा के बड़े वाला मास्क लगा रहे थे। बड़े वाला मास्क लगा के वो लगाने नहीं दे रही, क्योंकि उसमें उसको सांस आएगी तभी तो लगाने देगी। वो पकड़ के बोलता मेरी सांस निकल रही है। मतलब क्या हो रहा है, इसे तो सांस आनी चाहिए, इसे सांस इसी वजह से सांस जानी थोड़ी चाहिए। तो बोल रहे नहीं, मेरी सांस जो है इसे रुक रही है। तो हमको क्या पता इसमें खाली सिलेंडर है। तो हमको बोलते हैं, मैंने डॉक्टर साहब को मैंने पूछा, वो एक डॉक्टर था, एक पतला सा डॉक्टर, लंबा डॉक्टर सरदार जी, कुछ पता नहीं इसको, कुछ पता नहीं, वो नमूना कुछ पता नहीं इसको, कौन इसको डॉक्टर बनाया पता नहीं, वो बुलाया इसको। और बवानीखेड़ा में शुक्रवार की सुबह हुई बारिश से गांव के मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे अब राहगीरों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे आसपास के घरों में भी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। छतरी का दौरा है और नाले हैं, ये सब गांव वाले नाइट दिए पानी भरिया खरियारा है, बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने की। और ये ट्रैफिक से वो बच के खड़े हो गए हैं, जिस पे मतलब आया तो मेरी आप सारा ठग पड़े है, कई साल से 7 साल हो गए पूरे। सड़क से एनबीसी बना दी सरकार को, इसकी देख रेख करती रहेगी। और लुधियाना के शक्तिनगर में हुए एक हादसे में प्रवासी युवक की जान चली गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर युवक लोहे की पाइप को लेकर जा रहा था और उसी समय वो ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर धमाका हुआ वहां पर और प्रवासी युवक की बिजली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करके मृतक का शव परिवार को सौंप दिया है। अपने घरे सीगे, ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ। ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੈਪ। नहीं काम करन तो अभी गया ही नहीं, अभी घरे थी, इधर ही आंदा हुंदा, आंटी दे घरे आ साडी, आंटी इत्थे रहिंदे काम कुम करदा हुंदा सी, आ जांदा हुंदा सी कदी कदार। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਆ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਪ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 7 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੈਪ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ।
नहीं वो घर के ले गए, वो कहते पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। एक गली महल्ले के मौके ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਆ, 7 ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। और जिला फिरोजपुर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 25 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने बिजली बिलों को 6 महीने की अवधि के लिए माफ करने की मांग की है। वहीं मौके पर सुखबीर बादल ने कोरोना में हुए अनाथ को आर्थिक सहायता और मुफ्त शिक्षा देने की भी बात कही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तरफों 25 बिस्तरियां का कोविड हॉस्पिटल सेंटर खोल दिता गया। मैं धन्यवादी है बीबी जगीर कौर जी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते गुरु रामदास यूनिवर्सिटी जो HGBC की यूनिवर्सिटी है, मैडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने वाइस चांसलर डॉक्टर AP सिंह जी का ते उन्होंने स्टाफ का सारा धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने पिछले 15-20 दिनों तो बड़ी मेहनत नाल सेवा संभाली है। आज चौथा सेंटर है। तुसी देखोगे तकरीबन 400 मरीज पिछले 15 दिनों ठीक होके चले गए हैं। कोरोना वायरस का संकट बनया हुआ है, उसके संबंध में पंजाब के हालात बहुत ही चिंताजनक बने हुए हैं। एक तो इस बीमारी का जोर पै गया, दूसरा पंजाब की सरकार वालों कोई प्रॉपर जेडे है वो बंदोबस्त नहीं किए जा सकते, जिहदे कारण अज ना कोई हस्पताल की जगह मिल रही है, ना कोई डॉक्टर मिल रहे हैं, ना कोई वेंटीलेटर मिल रहे हैं। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि एक जिम्मेवार संस्था है, उन्हें महसूस किया कि असी किस ढंग के नाल अपने इन्हां भरावां दा, बजुर्गों का, मातावां दा, बीबियां दा ये असी सेवा अपनी जिम्मेवारी निभा सकीए। क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह जी इन्होंने सानू आदेश जारी किए कि तुहानू अगे होके, क्योंकि साडे कोल हस्पताल है, धन गुरु रामदास जी मैडिकल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, उत्थे कोरोना वायरस के मरीजों का बहुत बड़ा इलाज किया जा रहा है, उत्थे वेंटीलेटर रखे है, ICU है और सारे मरीजों को बड़े ध्यान नाल देखा जाता है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर कोरोना काल में रेडिएशन ब्लू ने कोरोना मरीजों को मुफ्त खाना खिलाने का अभियान चलाया है, जिसमें शुद्धता की गारंटी की बात कही गई है। साथ ही भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है लोगों को। आपको बता दें कि आमतौर पर होटल रेडिएशन ब्लू की एक थाली 1500 रुपए से शुरू होती है, लेकिन महामारी में मानवता की दृष्टि से ये शुरुआत की गई है, जिसमें कोरोना मरीजों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे फ्री मील थाली का हमने लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, हम उन तक फ्री में थालियां पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। होटल का स्टाफ दिन रात पूरी मेहनत कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हम लोग अब तक 3-3.5 हज़ार लोगों तक बांट चुके हैं ये थालियां। मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए रेडिएशन ब्लू फरीदाबाद का एक छोटा सा प्रयास फरीदाबाद में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री लंच और डिनर सप्लाई करने का है। हम इस इनिशिएटिव को जब तक सस्टेन कर सकते हैं तब तक जरूर करेंगे, और मैं इस चैनल के माध्यम से अर्ज करूंगा कि जितने भी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं फरीदाबाद में या NGOs हैं, वो सामने आए और हमारा इस इनिशिएटिव में साथ दें। पानीपत की बात करेंगे, जहां पर किसानों का धरना लगातार जारी है। वही आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसान संगठन के नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में संगठन विस्तार किया गया है। नौजवानों की फौज खड़ी करने के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर युवा ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इसलिए समालखा हल्के से युवा अध्यक्ष भाई रविंदर बिहोली जी को बनाया गया है, जो कर्मठ किसान कार्यकर्ता हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर पूरे गांव, इनका गांव और ये बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ऐसे में अब इनको जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे समालखा हल्के में हर गांव में जाकर युवाओं की अपनी फौज, अपनी टीम भारतीय किसान यूनियन की खड़ी करने का। और अमृतसर में कोरोना पीड़ितों के लिए घर तक खाना पहुंचाने की सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि यह अभियान इस्कॉन मंदिर की तरफ से शुरू की गई। वहीं हर रोज 100 लोगों को इस अभियान के तहत खाना पहुंचाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो ये इसमें सेवा 365 दिन होते रहती है।
गरीब बच्चों को खाना खिलाना, उनको फ्री एजुकेशन, फ्री फूड फॉर लाइफ। तो अभी इस्कॉन अमृतसर में हिज ग्रेस इंद्रानुज प्रभु जो इस्कॉन अमृतसर के अध्यक्ष हैं, हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जो उपाध्यक्ष हैं, और जो ये लंगर का जो कोविड में स्पेशली उन्हीं के अंडर में गाइडेंस में ये जो प्रसादम तैयार हो रहा है, इसकी सेवा दी गई है। और संगरूर में शैलर उद्योग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए विजिलेंस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मैनेजर की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में बाकी है। आपको बता दें कि एफसीआई के अधिकारी चावल स्टोर के बदले में शैलर मालिक से कथित तौर पर भारी रिश्वत वसूला करते थे। मैनेजर डिपू ਤੇ ਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਏ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਗ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और अमृतसर के रूरल पुलिस ने पिछले दिनों हुए अमरप्रीत के कत्ल के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए युवक की पहचान अमरपाल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि जांच में पाया गया है कि युवक और युवती आपस में प्यार करते थे और उसी दिन दोनों के बीच फोन पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने युवती का पिस्तौल से गोली मारकर कत्ल कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 13/5/21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? देखो वैपन बारे इन्वेस्टिगेट करांगे, रिमांड ले रहे हैं, रिमांड लैके ते पूछगिछ की जाएगी कि कित्थों लियांदा ते किसे। जिला तरनतारण के नजदीकी गांव सुरसिंह भिंड में एक निहंग सिंह की दूसरे निहंग सिंह के साथ आपसी तकरार हो गई, जिसके चलते एक निहंग सिंह ने दूसरे निहंग सिंह का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना भिकेविंड के डीएसपी राजवीर सिंह ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार करमजीत सिंह सुबह के टाइम अपनी पगड़ी बांध रहे थे। उसी दल के एक निहंग सिंह सुरजीत सिंह ने उसके सर पर तेजधार हथियार के साथ वार कर दिया, जिसके चलते करमजीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 33 ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 IPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और सोनीपत में कोरोना महामारी में नियमों के पालन करवाने के लिए लगातार चालान प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और इसी के तहत सोनीपत में 3,000 मोटर व्हीकल चालान और 13,000 फेस मास्क चालान किए गए हैं, जिनमें से 492 चालान का पैसा वसूला जा चुका है और इसके साथ लगातार चालान प्रक्रिया चालू है।
कोरोना महामारी के कारण रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुछ ट्रेनों पर साप्ताहिक कर दिया गया है। इसी के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दैनिक रेल यात्री संघ विभानी ने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग से मांग की है कि ट्रेनों का संचालन पहले की तरह किया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। अमृतसर के तारावाला पुल नहर में युवक का शव मिलना, वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव की शिनाख्त कर परिजनों को बुलाया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि वो 20 दिनों से अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज शुरू नहीं किया था, जिसके चलते उनके बेटे ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परसों की कोई लाश लगी है, पर कल परसों तक लभदे रहे, नहीं लगी ते अज लाश खुल के बाहर आई है। ते इन्होंने जो घरदियां ने पुछया जाते बीमार करके मतलब हैगा ही परेशानी करके इन्हें मतलब छाल मार दी, इस करके आत्महत्या की। इन्हों का नाम है जी रामबाग के रहन में गली नंबर 2 आ। इहदा मृतक का नाम जिहड़ा दीपक। रिक्शा चलाउंदा जी। भाजी की दुकान से गया करना, मैं बाहर गया, मैं घबराहट बड़ी, घरे ने फोन किया मम्मी मैं घबराहट बड़ी होती है, तो लागे एक डॉक्टर की क्लीनिक गया, उत्ते हफ्ता इलाज कर सवेरे शाम टीके रहे दोनों हफ्ता च रोज टीके लगते ही, रोज टीके लगते ही, तो दवाई भी लैके आते ही 380 दवाई रोज खड़ते ही, तो ही हफ्ते एकदम मुंजा हो गया। ये टेस्ट करवाए उत्थे खून दे, कहते खून च इन्फेक्शन ही गया, ओड़ा इलाज कराते, फिर कहते अल्ट्रासाउंड कराओ। और कैथल में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने रिचार्ज बोर्ड लगाने के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कलायत और राजदौर ब्लॉक में लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। साथ ही कहा कि लगभग 20 करोड़ रुपए खुदाई और नालों की सफाई के नाम पर लिया जा रहा है। केंद्र और राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे और कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने सीएम के अस्पतालों के कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हर जगह तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं, और इसी के साथ कहा कि जो लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं करा सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर कराएगी। कि ये किसान के रूप में बहरूपी है, इनका असली किसानों से कोई लेना देना नहीं है। असली किसान तो बेचारा अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है और एमएसपी पर अपनी फसलें दे रहा है, और पंजाब का किसान भी। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। क्या आप